मैं काउंटी रोड 6 के पास रहती हूँ और ये घटना शुक्रवार रात को हुई जब मैं अपने पति से बहुत बड़ी लड़ाई के बाद घर से निकली। मैं खाली हाईवे पर गाड़ी चला रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरफ जा रही हूँ। फिर एक जगह मुझे रुकना पड़ा क्योंकि आंसुओं की वजह से मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। मैं घंटों तक अपनी कार में बैठकर 6 साल की बच्ची की तरह रोती रही। फिर आखिरकार मैंने किसी जगह रात बिताने का फैसला किया। कुछ और मिनट गाड़ी चलाने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक ठीक ठाक सा होटल मिला। वो बहुत महंगा नहीं था, स्टाफ शांत था और उन्होंने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया। मैंने अपना बैग गंदे सोफे पर फेंका और गर्म पानी से नहाने चली गई, ये सोचकर कि इससे मुझे शांति मिलेगी। लेकिन जब मैं उस ठंडे बिस्तर पर वापस आई तो स्ट्रेस मुझ पर हावी हो गया। मुझे अपनी 20 साल की उम्र से ही कभी कभी स्लीप पैरालिसिस होता रहा है। ये तभी होता है जब मैं इमोशनली बहुत परेशान होती हूँ। जिन लोगों को कभी स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ है उनके लिए ये एक डरावनी सिचुएशन होती है। मेरा दिमाग जागा रहता है जबकि मेरा शरीर बंद हो जाता है, जिससे मैं बीच में फंस जाती हूँ। मैंने उन सभी नेगेटिव बातों को दूर किया और उस बिस्तर पर लेट गई। मैं पहले से ही थकी हुई थी और कहने की जरूरत नहीं है, इमोशनली भी थकी हुई थी, इसलिए कुछ ही मिनटों में मुझे नींद आ गई। पहले कुछ घंटों तक मैं गहरी नींद सोई, लेकिन अचानक मैं जाग गई। मुझे तुरंत पता चल गया कि क्या हो रहा है। मेरी आंखें खुली थी, छत पर टिकी हुई थी। मेरे सीने पर एक भारी, ना दिखाई देने वाला वजन महसूस हो रहा था। मेरे हाथ पैर सुन्न होकर अपनी जगह पर जमे हुए थे। मेरी सांसें टूटी, घबराहट भरी थी। ऐसा लग रहा था मेरे फेफड़ों तक हवा नहीं जा रही है। मुझे एहसास हुआ कि मुझे फिर से स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। कमरा जरूरत से ज्यादा ठंडा लग रहा था। हीटर खिड़की के पास धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर हवा तेज चुभने वाली थी। सबसे पहले मैंने बाथरूम पर ध्यान दिया। लाइट बंद थी। फौरन मुझे लगा कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैं कभी भी पूरी तरह अंधेरे में नहीं सोती। मुझे साफ याद था कि बिस्तर पर जाने से पहले मैंने वो लाइट जलाई थी। मुझे ये भी याद था कि स्विच पर मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई थी। अब बाथरूम का दरवाजा अंधेरे से भरा हुआ था। मैं खुद को जगाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे मैं कंट्रोल कर सकूं। मैं उस पल के बीतने का इंतजार कर रही थी। तभी मुझे अपने चेहरे पर हवा का एक झोंका महसूस हुआ। खिड़कियां बंद थी और मुझे 200% यकीन था कि हवा ऊपर से आई थी, जैसे किसी ने मुझ पर सांस छोड़ी हो। मेरी नजरें छत के वेंट की तरफ गई। कुछ सेकंड के लिए मुझे सिर्फ अंधेरा दिखा, फिर मुझे चमकदार हरी आंखें दिखी। वो टेंट के ठीक अंदर परछाई में तैर रही थी और सीधे मुझ पर टिकी हुई थी। मैं घबरा गई। मैं देख सकती थी, मैं अपनी हड्डियों में डर महसूस कर सकती थी, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब मेरी कल्पना है और उस वेंट के अंदर असल में कोई भी नहीं है। तभी वेंट के कवर से हल्की सी चरमराहट की आवाज आई। वो धीरे धीरे हिला, बस कुछ इंच बाहर की ओर झुका। धूल पतली ग्रे धारियों में मेरे तकिए पर गिरी। अगले कुछ सेकंड तक वेंट के अंदर के अंधेरे ने मुझे घबराहट में डाल दिया। मैंने आंखें बंद करने की भी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैं उस अंधेरे वेंट को घूरती रही, अभी भी ये मानते हुए कि मैंने उन आंखों की कल्पना की थी। तभी एक सर धीरे धीरे बाहर निकला। अब उस वेंट के अंदर एक आदमी था और वो पूरी तरह गंजा था। उसकी खोपड़ी पॉलिश की हुई हड्डी की तरह बाहर की हल्की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थी। उन चमकती आंखों के ऊपर कोई भौवें नहीं थी। उन्हें फ्रेम करने वाली कोई पलकें नहीं थी, कोई दाढ़ी नहीं, कोई पोर्स नहीं। उसका चेहरा इस तरह से अजीब लग रहा था कि मेरा दिमाग उसे ठीक से समझ नहीं पा रहा था। उसकी सांसें गीली और भारी थी, जो डक्ट्स के अंदर हल्की गूंज रही थी। वो पता नहीं कितनी देर तक मुझे देखता रहा, फिर उसके कंधे बाहर निकले। जैसे उसका ऊपरी शरीर वेंट से नीचे आने लगा, मुझे उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दी। मैं चीखना चाहती थी और जितना हो सके दूर भागना चाहती थी, लेकिन फिर से मैं मूर्ति की तरह बिस्तर से चिपक गई थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ वेंट से नीचे किया। वो बहुत लंबा था, उसकी उंगलियां पतली और हड्डी वाली थी, नाखून थोड़े काले थे। उसका हाथ इंच इंच करके नीचे आया। मुझे एहसास हुआ कि वो अब मेरी ओर पहुंच रहा है। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया, लेकिन वो रुका नहीं, बस अपना हाथ मेरी दिशा में फैलता रहा। मैं उसकी त्वचा से निकलती ठंडक महसूस कर सकती थी। उसके चेहरे के भाव भयानक थे। ऐसा लग रहा था कि वो बस मुझ तक पहुंचना चाहता है। मेरा गला हिला, कोई आवाज नहीं आई। अचानक उसकी एक उंगली मेरी नाक से 1 इंच से भी कम दूरी पर रुक गई। उसने पहली बार पलक झपकाई और फिर एक कर्कश शैतानी आवाज में कहा,
उनमें से ज्यादातर चीखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम रुक ही रहे। मुझे ये पसंद आया। मैं अभी भी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये सब मेरे दिमाग में हो रहा है, तभी मेरी खिड़की के ठीक बाहर बिजली गिरी। मेरा शरीर झटके से सीधा हो गया और मैं चीख पड़ी। आवाज मेरे गले से जोर से निकली। बाथरूम की लाइट जल रही थी और जब मैंने वेंट को देखा तो वो सील्ड था। कमरा खाली था। मैंने उस कमरे में 1 सेकंड भी और नहीं बिताया, सीधे अपनी कार की ओर भागी और सुबह होने तक वहीं रही। जब सूरज आखिरकार पेड़ों के ऊपर से निकला तो मैं अपनी बहन के घर चली गई। रास्ते में मैंने खुद से बार बार वही बात की कि यह सब मेरा वहम था। 3 हफ्ते बाद आधी रात को 2 बजे मेरी जिज्ञासा जाग उठी। मैं अपने फोन को घूर रही थी जब मैंने उस होटल को गूगल किया। ज्यादातर रिव्यू खराब, मेंटेनेंस और कमजोर वाईफाई के बारे में थे, लेकिन एक रिव्यू पढ़कर मेरी रूह कांप उठी। किसी ने बताया था कि आधी रात को उसे ऐसा लगा जैसे कोई वेंट से उसे देख रहा हो। मुझे एक और रिव्यू भी मिला जिसमें रिव्यू करने वाले ने गंजे आदमी के बारे में सपना देखने का जिक्र किया था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने वो बातें कभी किसी को नहीं बताई थी। आज तक मुझे नहीं पता कि मैंने जो देखा वो सच था या नहीं, लेकिन कभी कभी जब मैं रात को जागती रहती हूँ तो मुझे अपने चेहरे पर सीधी ठंडी हवा महसूस होती है। उसके बाद मुझे सोने के लिए गोली लेनी पड़ती है। मैं हाईवे 417 पर ओटावा की तरफ पश्चिम दिशा में गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक तूफान आ गया। 1 मिनट पहले सड़क साफ थी, अगले ही पल विजिबिलिटी लगभग खत्म हो गई। बर्फ मेरी विंडशील्ड पर तिरछी पड़ रही थी और हवा मेरी कार को इतना धक्का दे रही थी कि स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों में ढीला लग रहा था। मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं था। मैंने अपना फोन चेक किया, कोई सिग्नल नहीं था। मैंने 15 मिनट से ज्यादा समय से कोई दूसरी गाड़ी नहीं देखी थी। तभी मेरी नजर होटल के साइन पर पड़ी। वो उड़ती हुई बर्फ में मुश्किल से दिख रहा था। एक कच्ची सड़क के किनारे टेढ़ा खड़ा था जो मेन हाईवे से अलग हो रही थी। उसके नीचे एक अकेला टिमटिमाता बल्ब जोर से हिल रहा था। नाइट रेस्ट होटल 2 किलोमीटर। मैंने गाड़ी धीरे की और सड़क के किनारे रोक दी। अपनी समझ के खिलाफ मुझे एक बार सिग्नल मिल गया और मैंने होटल सर्च किया। हर रिजल्ट में एक ही बात लिखी थी, बंद, हमेशा के लिए। कोई वेबसाइट नहीं, कोई रिव्यू नहीं। एक आर्टिकल में सालों पहले स्ट्रक्चरल डैमेज के बारे में कुछ लिखा था। इंटरनेट के हिसाब से यह जगह अब मौजूद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन साइन जला हुआ था और मेरे पीछे तूफान ने सड़क को पूरी तरह से निगल लिया था। पूरी रात अपनी कार में 0 से कम तापमान में बैठना अचानक ज्यादा खतरनाक ऑप्शन लगने लगा, इसलिए मैं कच्ची सड़क पर मुड़ गया। सड़क मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खराब थी। गहरे गड्ढे, कीचड़ के नीचे बर्फ के पैच, दोनों तरफ पेड़ बहुत पास आ गए थे। ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं जहां मेरा स्वागत नहीं है। लगभग 2 किलोमीटर बाद मैंने एंट्रेंस के ऊपर एक नियॉन साइन देखा जो हल्की आवाज कर रहा था, नाइट रेस्ट होटल। बिल्डिंग खाली लग रही थी, दीवारों से पेंट उखड़ रहा था, खिड़कियां गंदगी से धुंधली थी। पार्किंग लॉट का आधा हिस्सा झाड़ियों और बर्फ से ढका हुआ था। वहां एक भी दूसरी कार नहीं थी। मैंने एक पूरे मिनट तक इंजन चालू रखा, खुद को अंदर ना जाने के लिए समझाने की कोशिश करता रहा। तभी हवा के एक झोंके ने मेरी कार के दरवाजे पर इतनी जोर से कुछ मारा कि मैं उछल पड़ा। बस यही तय हो गया। लॉबी में फफूंदी, सीवेज और हल्की सी धातु जैसी गंध आ रही थी। लाइटें हल्की और पीली थी, जैसे सालों से बदली नहीं गई हों। फ्रंट डेस्क पर एक हल्के डेस्क लैम्प के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो अपनी कुर्सी पर आगे की ओर झुकी हुई थी, धीरे धीरे झटके वाले मूवमेंट के साथ क्रोशिया कर रही थी। उसकी त्वचा ग्रे और ढीली थी। पतले सफेद बाल मकड़ी के जाले की तरह उसके सर से चिपके हुए थे। हाँ, क्या आपके पास आज रात के लिए कोई कमरा है? उसके हाथ रुक गए। धीरे धीरे उसने अपना सर उठाया और मुझे घूरने लगी। उसकी आंखें धुंधली और बेजान थीं, जैसे कांच की गोलियां जो बहुत देर तक पानी में पड़ी रही हों। उसने बिना कुछ कहे मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने पीछे हाथ बढ़ाया और दीवार से एक जंग लगी चाबी निकाली। बिना मुड़े उसने उसे काउंटर पर मेरी तरफ खिसका दिया। कितने पैसे? उसने अपनी एक पतली उंगली उठाई और डेस्क पर चिपके आधे फटे प्राइस चार्ट की तरफ इशारा किया। $10 प्रति रात। $10? इतनी सी बात ही मुझे वहां से चले जाने के लिए काफी होनी चाहिए थी, लेकिन बाहर तूफान चल रहा था और मैं बहुत थका हुआ था। मैंने उसे पैसे दिए, चाबी ली और ऊपर चला गया।
दूसरी मंजिल का हॉलवे लंबा और पतला था। कालीन पर दाग लगे थे और कुछ जगहों पर गीला था। सिर्फ एक आवाज, दीवारों में पाइपों की हल्की गड़गड़ाहट थी, जैसे उनके पीछे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मेरा कमरा हॉल के आखिर में था। ये बिल्कुल वैसा ही बुरा था जैसा मैंने सोचा था। बिस्तर की चादरों पर दाग लगे थे, छत पर पीले पानी के दाग एक इन्फेक्शन की तरह फैले हुए थे। बाथरूम से सड़ी हुई और जंग की बदबू आ रही थी। दरवाजे का ताला 2 बार जोर से बंद करने के बाद ही लगा, लेकिन मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ एक रात की बात है। मैंने अपना बैग दीवार के पास रखा, जूते उतारे और पूरे कपड़े पहने और लेट गया। मुझे लगभग फौरन नींद आ गई। मैं आधी रात को पसीने से भीगा उठा। मेरा दिल बिना किसी वजह के तेजी से धड़क रहा था। अचानक मुझे अपने दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। उसके बाद धीमी फुसफुसाहट। कम से कम 2 आवाजें, शायद 3। मैं जितना हो सके चुपचाप बिस्तर से उतरा और दरवाजे की तरफ सरका। मैंने अपनी सांस रोकी और पीप होल से देखा। हॉलवे खाली था, कोई भी नहीं था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और हॉलवे में कदम रखा। फुसफुसाहट बंद हो गई थी, पूरी मंजिल शांत थी। तभी मैंने हॉलवे के दूसरे छोर पर सीढ़ियों के पास कुछ हलचल देखी। अंधेरे में कुछ हिला। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मैंने उसे देख लिया है, एक सर दीवार के पीछे चला गया। कोई मुझे देख रहा था। मैंने जरा भी देर नहीं की। मैं तेजी से अपने कमरे में भागा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अपने कंधे से तब तक धक्का दिया जब तक ताला नहीं लगा। तभी खटखटाने की आवाज हुई। 3 हल्की थपथपाहट, फिर सन्नाटा, फिर मेरे दरवाजे के ठीक बाहर हल्की फुसफुसाहट। मेरे शरीर की हर इंस्टिंक्ट मुझसे भागने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं वहीं जम गया था। मैंने फिर से पीप होल से देखा, कुछ नहीं। हर बार हॉलवे खाली था। ये घंटों तक चलता रहा। खट 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 खट, फुसफुसाहट, सन्नाटा, बार बार। सुबह के समय थकान ने मुझे सुला दिया। जब मैं उठा तो कमरा सुबह की रोशनी से भरा हुआ था। मेरा दरवाजा खुला हुआ था। मेरा बैग फर्श पर पड़ा था। मेरा सारा सामान कमरे में बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने मेरी जिंदगी के हर इंच की तलाशी ली हो। और चादरों पर कीचड़ वाले जूतों के निशान थे, एक मेरी कमर के बाईं ओर और एक दाईं ओर, जैसे कोई मेरे सोते समय मेरे ऊपर खड़ा था और देख रहा हो। मैंने डेस्क पर बैठी औरत को नहीं देखा। मेरे हाथ में जो कुछ भी आया मैंने उसे पकड़ा, अपनी कार की ओर भागा और पार्किंग लॉट से तेजी से निकल गया। तूफान चला गया था। मेरे पीछे की कच्ची सड़क अजीब लग रही थी, जैसे वो कभी वहां थी नहीं। उस रात को कई साल हो गए हैं। मुझसे कुछ भी चोरी नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास ज्यादा कैश या कोई कीमती सामान नहीं था। उस रात जो भी मेरे कमरे में घुसा था उसने मुझे जाने दिया, क्योंकि मुझसे चोरी करना या मेरा मर्डर करना फायदे का सौदा नहीं था। क्या मुझे कहना चाहिए कि मैं लकी हूं? जब मैंने मोंटाना में अपने दादाजी का सड़क किनारे वाला होटल संभाला तब मैं 34 साल का था। ये एक सुनसान हाईवे के पास था, जिसके चारों ओर बर्फीले जंगल और थोड़ी दूर पहाड़ थे। वो बर्फीली गुरुवार की रात थी। काम मंदा था। मैं फ्रंट डेस्क के पीछे आधी नींद में था। तभी 40 साल की उम्र का एक आदमी अंदर आया, जिसके दोनों हाथ कोट की जेबों में गहरे दबे हुए थे। बर्फ उसके कंधों पर जमी हुई थी, लेकिन उसे हटाने की उसने परवाह नहीं की। उसने ज्यादा पलकी भी नहीं झपकाई। वो बस धैर्य और शांत भाव से मुझे घूर रहा था। मुझे रात के लिए एक कमरा चाहिए, ऊपरी मंजिल, पहाड़ों का नजारा है। जिस तरह से उसने ये कहा उससे मुझे थोड़ा अजीब लगा। कमरा 312 खाली है, मैंने थोड़ी देर रुककर कहा। जब मैंने उसे साइन करने के लिए काउंटर पर रजिस्टर आगे बढ़ाया तो वो हिला नहीं। मेरे कमरे में ले आ, उसने कहा। मुझे आपका साइन यहीं डेस्क पर चाहिए सर, मैंने जवाब दिया। मुझे पेशाब करना है, इसलिए उम्मीद है कि तो थोड़ी छूट दे सकता है। हाँ? मैंने सोचा चलो बाद में साइन लेने से कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया और उसे कमरा दिखाने के लिए चाबी उठाई। अजीब बात है, उसने मुझसे चाबी नहीं ली। जैसे उसने तय कर लिया था कि वो अपने हाथ जेब से बाहर नहीं निकालेगा। वो बस मुड़ा और सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। मैं उसके पीछे पीछे गया। जब हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो मैंने कमरा 312 का दरवाजा खोला और मैं पीछे हट गया। मुझे फ्रेश होने के लिए 15 मिनट दे और साइन करने के लिए रजिस्टर लेकर आ। मैं वापस हॉलवे में आया।
उसने मुझे एक लंबे अजीब पल तक घूरा और फिर उसने दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि दीवारें हिल गई हो। मैं जल्दी से नीचे गया और डेस्क के पीछे बैठ गया। सोचने लगा क्या उसके पास बंदूक है, लेकिन कुछ मिनट बाद मैंने खुद से कहा कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं। मैंने पहले भी अजीब मेहमान देखे थे, नशेड़ी, आवारा, जो किसी चीज से भाग रहे थे। शायद ये भी कोई अजीब आदमी हो। 10 मिनट बाद मैंने पेन लिया और खुद को जबरदस्ती ऊपर ले गया। तीसरी मंजिल का हॉलवे एकदम शांत था। जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे कमरे के अंदर से पानी चलने की आवाज आई। मैंने खटखटाया। अंदर आ जा। मैंने दरवाजा खोला। बाथरूम एंट्री के सामने था। कमरे में भाप फैल रही थी। वो आदमी सिंक के पास मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था। वो धीरे धीरे अपने हाथ धो रहा था। अब उसके बारे में कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। मैंने लोगों को इतना जल्दी जज करने के लिए अपने दिमाग को ही गुनहगार कहा। शायद उसे सच में वॉशरूम इस्तेमाल करने की जरूरत थी। मैंने रजिस्टर पास की कॉफी टेबल पर रखा और इंतजार करने लगा। हाथ धोते समय वो मुझसे छोटी मोटी बातें करने लगा। उसने मुझे बताया कि मैंने पाइपलाइन और ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से मेंटेन किया है, क्योंकि अक्सर ऐसे होटलों में लोगों को खराब मेंटेनेंस की दिक्कत होती है। मैंने भी बातचीत शुरू करते हुए बताया कि मुझे ये जगह मेरी दादाजी से मिली है और मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने उसके सामान की तलाशी में कमरे को स्कैन किया। जब वो अंदर आया था तो उसके पास कोई सामान नहीं था, इसलिए वहां सिर्फ उसकी जैकेट थी जो बिस्तर पर पड़ी थी। पीछे से भी मैं बता सकता था कि उस आदमी के दिन खराब चल रहे थे। उसकी कभी सफेद रही शर्ट पर दाग थे। उसकी जीन्स की पिछली जेब में मिट्टी लगी थी, जैसे वो घंटों जमीन पर बैठा रहा हो। शायद उस आदमी को लगा कि मैं बेसब्र हो रहा हूं, इसलिए उसने मुझसे और सवाल पूछना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके सवाल अजीब से होते जा रहे थे। तो बाथरूम ब्लीच से धोता है क्या? हाँ। अच्छा, ब्लीच सारे दाग हटा देता है। मैंने आंखें घुमाई, ये सोचते हुए कि वो मेरा टाइम खराब कर रहा है। एक समय पर मैं सच में परेशान हो गया और पूछा कि उसे रजिस्टर पर साइन करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे दूसरे काम के लिए नीचे जाना है। तभी उसने बाथरूम के फर्श पर साबुन गिरा दिया। वो उसे उठाने के लिए झुका और पहली बार मुझे सिंक की झलक मिली। पूरे सफेद सिंक पर पानी के साथ खून के दाग थे। उसका एक हाथ जिससे वो साबुन उठाते समय सिंक के किनारे को पकड़े हुए था, उसकी उंगलियों के नाखूनों के पास अभी भी सूखे खून के धब्बे थे। उस पल मुझे समझ में आया कि उसने अपने हाथ जेब से बाहर निकालने से मना क्यों कर दिया था। उसके हाथों पर खून था और यह साफ था कि यह उसका खून नहीं था, क्योंकि उसे कोई भी चोट नहीं लगी थी। वो आदमी साबुन लेकर उठा, जितना हो सके अपने हाथ साफ किए और फिर मेरी तरफ मुड़ गया। अब उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और उसके चेहरे पर पहले से बड़ी मुस्कान थी। लंबी रात थी, कुछ दाग तब तक नहीं निकलते जब तक आप उन्हें अच्छे से रगड़ो ना। मैं डर के मारे फर्श पर जम गया। उसने अपने गीले हाथ अपनी जीन्स पर पोंछे, फिर बिस्तर से अपनी जैकेट उठाई। जैकेट पहनते समय वो मुझे चील की तरह देख रहा था। फिर वो धीरे धीरे मेरी ओर चलने लगा। वो मेरे करीब आया और मुझसे बोला, मुझे बस तेरा वॉशरूम इस्तेमाल करना था। मैंने घूंट निकला, मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। वो मेरे और करीब आया, लगभग मेरे चेहरे पर सांस ले रहा था। चिंता मत कर, मैंने ज्यादातर साफ कर दिया है। मैं अब भी बोल नहीं पा रहा था। उसने शीशे में देखा, अपने बाल ठीक किए और फिर दरवाजे की तरफ चला गया। जाने से पहले उसने आखिरी बार मुझे देखा और मुझसे कहा, तो एक ऐसा इंसान लगता है जिसे पता है कि कब चुप रहना है। अच्छा है, मुझे पसंद आया। वो जैसे आया था वैसे ही चला गया। मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर तक सिंक पर खून के बचे हुए धब्बे और कमरे के आधे खुले दरवाजे को देखता रहा। उस रात मैंने होटल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और दरवाजे पर बंद का साइन लगा दिया। मैं पूरी रात सो नहीं पाया, ये सोचकर कि अगर मैं पुलिस को बुलाता हूं और उस आदमी को पता चल जाता है तो वो मेरे साथ क्या करेगा। इस घटना के हफ्तों बाद तक मैं लोकल अखबार पर नजर रखता रहा, ये उम्मीद करते हुए कि किसी लाश के मिलने या उस आदमी के पकड़े जाने के बारे में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं पुलिस के पास जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे अपनी जान का भी तो डर है।